मैं कभी नहीं सोच सकता था कि मेरे गांव में ऐसा कुछ हो सकता है। मैं एक साधारण आदमी हूं। हर रोज अपने खेतों में काम करता हूं और घर वापस आकर आराम करता हूं। गांव का जीवन सीधा सादा होता है, लेकिन कुछ दिन पहले जो हुआ उसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। वो दिन भी ऐसा ही एक आम सा दिन था। मैं सुबह जल्दी उठा, हमेशा की तरह खेत पर काम करने चला गया। दोपहर तक हल्की धूप निकल आई थी और मैं अपने काम में पूरी तरह से डूबा हुआ था। तभी मुझे कुछ दूर से आवाजें सुनाई दी। गांव के कुछ लोग जोर जोर से बात कर रहे थे, जैसे कुछ अजीब हुआ हो। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, सोचा कोई आम झगड़ा होगा। लेकिन जब गांव के कुछ और लोग वहां जमा होने लगे तो मेरी उत्सुकता बढ़ने लगी। मैं अपना काम छोड़कर उन लोगों की ओर बढ़ा। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि सब लोग एक तरफ इशारा कर रहे थे। मैंने भी उस ओर देखा और मेरी नजरें ठिठक गईं। सामने एक महिला जमीन पर बेहोश पड़ी थी। वो हमारी ही गांव की रहने वाली थी, राधिका। बहुत सीधी और सादगी भरी औरत। वो यहां कैसे बेहोश पड़ी थी, ये सोचने में मेरा दिमाग उलझा रहा। कुछ और लोग भी वहां आ गए थे। किसी ने कहा कि राधिका को शायद कुछ हुआ है, इसलिए वो बेहोश हो गई है। लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। तभी किसी ने कहा कि पुलिस को बुलाया जाए। कुछ देर बाद गांव का एक आदमी पुलिस स्टेशन चला गया। बाकी लोग वहीं खड़े रहे, कुछ दूर से राधिका को देख रहे थे। किसी ने उसे छूने की हिम्मत नहीं की। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और पुलिस आने तक गांव के ज्यादातर लोग घर जा चुके थे। बस कुछ लोग ही बचे थे जो इंतजार कर रहे थे। जब पुलिस आई तो एकदम गंभीर माहौल बन गया। इंस्पेक्टर साहब ने आते ही राधिका को देखा और तुरंत एम्बुलेंस बुला ली। उनकी हालत बहुत खराब लग रही थी, जैसे किसी ने उन्हें बुरी तरह मारा हो। मैं वहां खड़ा सब देख रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा किसने किया होगा। हमारा गांव तो ऐसा नहीं था। इंस्पेक्टर साहब ने हमसे कुछ सवाल पूछे। उन्होंने पूछा, किसी ने कुछ देखा क्या? सब चुप थे। किसी ने कुछ नहीं देखा था, बस राधिका को ऐसे ही पड़े हुए पाया था। इंस्पेक्टर ने हमें अलग अलग बारीकी से पूछताछ की, पर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। वो लोग राधिका को अस्पताल ले गए और हम सब लौट आए। रात हो गई थी और मैं घर आकर सोचने लगा, राधिका को आखिर क्या हुआ होगा। वो ऐसी औरत नहीं थी जो किसी के साथ झगड़ा करती। उसकी कोई दुश्मनी भी नहीं थी। गांव के सभी लोग उसे पसंद करते थे। फिर ये सब किसने किया? अगले दिन गांव में तरह तरह की बातें होने लगीं। कुछ लोग कह रहे थे कि ये किसी बाहरी आदमी का काम है। कुछ लोगों ने राधिका के पति पर शक जताया। उन्होंने कहा कि राधिका का पति अक्सर शराब पीकर झगड़ा करता था। लेकिन मैं जानता था कि उसका पति उससे कभी इतनी बुरी तरह पेश नहीं आता था। पर एक नाम बार बार सुनने में आ रहा था, रामू काका। रामू काका हमारे गांव के ही रहने वाले थे, लेकिन पिछले कुछ समय से उनका व्यवहार कुछ अजीब हो गया था। वो अक्सर अकेले रहते, शराब पीते और लोगों से कम ही मिलते जुलते थे। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने राधिका को परेशान करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं था। मैं भी सोच में पड़ गया था, क्या रामू काका इसके पीछे हो सकते हैं? उनके बारे में कुछ ठीक ठाक तो पता नहीं था, पर उनके अजीब व्यवहार ने मुझे थोड़ा परेशान कर दिया। मैंने फैसला किया कि मैं इस बारे में और जानकारी इकट्ठा करूंगा। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों से मैंने रामू काका के बारे में पूछा। पता चला कि कुछ साल पहले रामू काका बहुत अच्छे आदमी थे। उनका एक छोटा सा कारोबार था और वो अपनी जिंदगी से खुश थे। लेकिन कुछ साल पहले उनकी पत्नी की अचानक मौत हो गई थी। तब से रामू काका ने शराब पीना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे उनका व्यवहार बदलने लगा था। लोगों ने बताया कि रामू काका अक्सर गुस्से में रहते थे और किसी से भी बात करने से बचते थे। लेकिन क्या वो इतना गिर सकते हैं कि राधिका को नुकसान पहुंचाए? इस सवाल ने मुझे उलझन में डाल दिया। मैंने तय किया कि मुझे खुद रामू काका से मिलना होगा। शायद उनसे बात करके मुझे कुछ समझ में आ जाए। मैं अगले दिन उनके घर गया। घर का दरवाजा खुला था और अंदर से शराब की बदबू आ रही थी। मैंने दरवाजा खटखटाया, पर कोई जवाब नहीं मिला। फिर मैंने धीरे से अंदर झांका।
रामू काका वहीं बैठे थे, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब लग रही थी। उनके चेहरे पर अजीब-सा भाव था, जैसे वो कुछ छुपा रहे हों। मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा, "रामू काका, आप ठीक हैं?" उन्होंने मेरी तरफ देखा, पर कुछ नहीं कहा। उनके हाथ में शराब की बोतल थी और वो बहुत नशे में लग रहे थे। मैंने फिर से पूछा, "राधिका के साथ क्या हुआ? आपको कुछ पता है?" रामू काका ने अचानक मेरी तरफ घूर कर देखा और उनके चेहरे पर गुस्सा आ गया। "तू कौन होता है मुझसे ये सब पूछने वाला?" उन्होंने चिल्लाते हुए कहा। मैं थोड़ा डर गया और पीछे हट गया। उनके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे वो मुझे मार डालेंगे। मैं वहां से तुरंत निकल गया, लेकिन मेरे दिल में अब एक शक और गहरा हो गया था। क्या रामू काका सचमुच इस घटना के पीछे हो सकते हैं? रामू काका से मिलने के बाद मेरा दिल बहुत बेचैन हो गया था। उनके गुस्से और अजीब व्यवहार ने मेरे शक को और गहरा कर दिया, लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैं ये जानता था कि अगर मैं गांव में रामू काका के बारे में बात करूंगा, तो लोग उन्हें शक की नजर से देखने लगेंगे और बिना पुख्ता सबूत के किसी को दोषी ठहराना सही नहीं था। अगले कुछ दिनों में राधिका के बारे में और बातें सामने आने लगीं। अस्पताल से खबर आई कि राधिका को गंभीर चोटें आई थीं। वो अब होश में थी, लेकिन उसकी हालत अब भी नाजुक थी। पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही थी, लेकिन वो कुछ भी बताने की हालत में नहीं थी। पूरा गांव बस यही जानना चाहता था कि आखिर राधिका के साथ क्या हुआ था और किसने उसे इतना बुरा मारा था। गांव में कई लोग रामू काका की बात करने लगे थे। उनके अजीब व्यवहार और शराब पीने की आदत के कारण लोग अब उन पर शक करने लगे थे। किसी ने कहा कि उसने रामू काका को उस दिन राधिका के घर के पास देखा था। किसी और ने बताया कि रामू काका ने राधिका से कुछ दिन पहले झगड़ा किया था। बातें बढ़ने लगीं और रामू काका का नाम हर जगह चर्चा में आने लगा। कुछ दिनों बाद पुलिस फिर गांव में आई। इस बार वो ज्यादा सख्ती से पूछताछ कर रहे थे। उन्होंने गांव के सभी लोगों से अलग-अलग सवाल किए। राधिका अब धीरे-धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन अब तक वो कुछ भी साफ-साफ नहीं बता पाई थी। पुलिस भी इस मामले में उलझी हुई थी, क्योंकि कोई गवाह नहीं था और सबूत भी बहुत कम थे। इंस्पेक्टर साहब ने गांव के लोगों से पूछा, क्या किसी ने उस रात कुछ अजीब देखा था? लोग इधर-उधर देखने लगे, पर किसी ने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा। फिर एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, हाँ, मैंने रामू को उस रात राधिका के घर के पास देखा था। वो शराब के नशे में था और बड़बड़ा रहा था। ये सुनते ही पुलिस ने रामू काका को अपनी जांच के घेरे में ले लिया। उन्होंने रामू काका को गांव के चौपाल पर बुलाकर उनसे सवाल पूछना शुरू किया। रामू काका उस दिन फिर से शराब के नशे में थे और जब पुलिस ने उनसे सवाल किए, तो वो बुरी तरह से गुस्से में आ गए। पुलिस के सवालों से रामू काका बुरी तरह से नाराज हो गए। उन्होंने इंस्पेक्टर साहब से कहा, मैंने कुछ नहीं किया। सब लोग मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। मैं उस रात राधिका के पास नहीं गया था। इंस्पेक्टर साहब ने उनसे और सवाल किए, लेकिन रामू काका बार-बार अपना गुस्सा दिखा रहे थे। उनका व्यवहार अब और भी अजीब लगने लगा था। गांव के लोग भी अब उन्हें संदेह की नजरों से देखने लगे थे। मैं भी वहां खड़ा सब कुछ देख रहा था। रामू काका का गुस्सा और उनकी हालत देखकर मुझे अब पूरा यकीन हो गया था कि वो कुछ तो छुपा रहे हैं। लेकिन क्या सचमुच वो ही राधिका पर हमला करने के जिम्मेदार थे? ये सवाल मेरे मन में बार-बार घूम रहा था। पुलिस ने रामू काका को चेतावनी दी और कहा कि अगर वो सच नहीं बताएंगे, तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन रामू काका अपने गुस्से में ही थे और उन्होंने कुछ भी मानने से इनकार कर दिया। आखिरकार पुलिस बिना किसी ठोस सबूत के वापस चली गई, लेकिन गांव में अब रामू काका को लेकर चर्चा और तेज हो गई थी। गांव के कुछ लोगों ने अब ये मान लिया था कि रामू काका ही इस घटना के पीछे हैं। उन्होंने पंचायत बुलाई और वहां रामू काका के बारे में फैसला लेने की बात की। लोग कहने लगे कि रामू काका को गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। कुछ लोग तो उन्हें पुलिस के हवाले करने की भी बात कर रहे थे। मैं उस पंचायत में गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना सही होगा। एक तरफ
रामू काका का अजीब व्यवहार था, जो हर किसी को शक करने पर मजबूर कर रहा था। दूसरी तरफ उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन गांव के लोग अब और इंतजार नहीं करना चाहते थे। सबको डर था कि अगर रामू काका ने एक बार ऐसा किया है, तो वो फिर से किसी और के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। पंचायत ने फैसला लिया कि अगर रामू काका ने अगले कुछ दिनों में कोई सफाई नहीं दी, तो उन्हें गांव से निकाल दिया जाएगा। ये बात सुनकर रामू काका चुपचाप वहां से चले गए। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस अपनी शराब की बोतल उठाई और अपने घर चले गए। पंचायत के फैसले के कुछ दिन बाद ही गांव में एक और अजीब घटना हो गई। इस बार गांव के पास की नदी में किसी ने एक औरत की लाश देखी। वो लाश राधिका की नहीं थी, बल्कि किसी और महिला की थी, जो गांव के ही एक परिवार की सदस्य थी। इस हादसे के बाद पूरा गांव सदमे में आ गया। लोगों को अब यकीन होने लगा था कि गांव में कुछ बहुत गलत हो रहा है। रामू काका को लेकर चर्चा फिर से तेज हो गई। कई लोगों का मानना था कि वो ही इन सभी घटनाओं के पीछे हैं। पुलिस फिर से गांव आई और इस बार उन्होंने रामू काका को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन क्या रामू काका ही दोषी थे, या फिर इस पूरे मामले में कुछ और छिपा था? ये सवाल अब भी मेरे मन में था और मुझे लगता था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रामू काका की गिरफ्तारी पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे कि आखिरकार असली गुनहगार पकड़ लिया गया है। कुछ लोगों ने तो चैन की सांस ली, लेकिन मेरे मन में अब भी कई सवाल थे। क्या वाकई रामू काका ही वो शख्स थे जिन्होंने राधिका पर हमला किया था, या फिर ये सब महज संयोग था? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने मन ही मन फैसला कर लिया था कि इस मामले की तह तक जाऊंगा। पुलिस ने रामू काका को थाने ले जाकर उनसे कड़ी पूछताछ शुरू की। उन्होंने रामू काका से उस रात के बारे में पूछताछ की जब राधिका पर हमला हुआ था। रामू काका अब भी वही कहते रहे कि उन्होंने कुछ नहीं किया है और वो निर्दोष हैं। लेकिन उनके शराब के नशे में होने के कारण उनकी बातों पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। रामू काका की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद पुलिस को राधिका का बयान मिला। डॉक्टरों के अनुसार राधिका अब बात करने की स्थिति में थी। सबको यही उम्मीद थी कि राधिका के बयान से सच्चाई सामने आएगी। मैं भी ये जानने के लिए बेहद उत्सुक था कि आखिर राधिका ने क्या देखा था और उस रात क्या हुआ था। पुलिस ने राधिका से उस रात के बारे में पूछा। राधिका की आवाज धीमी थी, लेकिन उसने जो बताया वो चौंकाने वाला था। उसने कहा कि उसने उस रात किसी को अपने घर के अंदर आते देखा था। वो शख्स शराब के नशे में था और उसकी चाल लड़खड़ा रही थी। राधिका ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने राधिका पर हमला कर दिया। राधिका ने अपने बचाव में चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उस शख्स ने उसे बुरी तरह से पीट दिया और उसे अधमरा छोड़कर चला गया। राधिका ने साफ-साफ नहीं कहा कि वो कौन था, लेकिन उसने इतना जरूर कहा कि वो गांव का ही कोई आदमी था। पुलिस को अब यकीन हो गया था कि रामू काका ही वो आदमी थे, क्योंकि उनके शराब पीने की आदत और गांव वालों के बयान उनके खिलाफ जा रहे थे। जैसे ही राधिका का बयान सामने आया, गांव के लोगों का गुस्सा रामू काका पर और बढ़ गया। सबको यकीन हो गया था कि रामू काका ही राधिका पर हमले के पीछे हैं। गांव के लोग अब चाहते थे कि रामू काका को सख्त से सख्त सजा मिले। कुछ लोग तो उन्हें अपने हाथों से सजा देने की बात कर रहे थे। गांव में एक बार फिर पंचायत बुलाई गई। इस बार पंचायत का मकसद था रामू काका को गांव से हमेशा के लिए निकाल देना। मैं भी उस पंचायत में गया, लेकिन इस बार मैंने चुप रहना सही समझा। मुझे नहीं पता था कि रामू काका सचमुच दोषी थे या नहीं, लेकिन गांव का माहौल अब ऐसा हो गया था कि कोई भी रामू काका की तरफदारी करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। पंचायत ने फैसला किया कि जब तक पुलिस रामू काका को छोड़ नहीं देती, तब तक उन्हें गांव से बाहर रखा जाएगा। गांव के कुछ लोगों ने मिलकर रामू काका के घर पर ताला लगा दिया और उनके परिवार को गांव से बाहर भेज दिया। पंचायत के फैसले के बाद भी मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि रामू काका ने राधिका पर हमला किया था। हाँ, उनके शराबी स्वभाव और अजीब हरकतों ने सबको उन पर शक करने के लिए मजबूर कर दिया था।
लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता था कि इस कहानी में और भी कुछ छिपा है। मैंने सोचा कि अगर रामू काका ने ये सब किया होता, तो वो इतने खुलेआम क्यों घूमते? वो गाँव के लोगों से बचने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे थे? और सबसे बड़ी बात, अगर उन्होंने सच में राधिका पर हमला किया होता, तो क्या वो इतना साफ-साफ इनकार कर पाते? इन सवालों ने मेरे मन में एक अजीब-सी उलझन पैदा कर दी थी। मुझे लगा कि मुझे खुद इस मामले की तह तक जाना होगा। मैंने फैसला किया कि मैं रामू काका के घर जाऊंगा और वहां कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश करूंगा। अगली सुबह जब पूरा गांव अपने कामों में व्यस्त था, मैं चुपके से रामू काका के घर की तरफ निकल पड़ा। उनका घर गांव के किनारे पर था और जब से रामू काका को गिरफ्तार किया गया था, तब से वहां कोई नहीं गया था। मैंने धीरे-धीरे घर के पास पहुंचकर चारों तरफ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर मैं घर के अंदर गया। घर के अंदर का नजारा काफी बिखरा हुआ था, जैसे किसी ने वहां सब कुछ खोजने की कोशिश की हो। रामू काका का सामान यहां वहां बिखरा हुआ था। मैं ध्यान से हर चीज को देखने लगा, लेकिन कुछ भी खास नहीं मिला। फिर मैंने उनके कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। कमरे के अंदर का नजारा और भी अजीब था। वहां कुछ शराब की खाली बोतलें पड़ी थीं और एक पुरानी कुर्सी थी, जिस पर रामू काका अक्सर बैठकर शराब पीते थे। लेकिन एक चीज ने मेरा ध्यान खींचा। कमरे के कोने में एक पुरानी संदूक रखी थी। संदूक पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, जैसे उसे काफी समय से नहीं खोला गया हो। मैंने धीरे से संदूक का ढक्कन उठाया और अंदर झांका। संदूक में कुछ पुराने कपड़े और सामान पड़े थे, लेकिन सबसे नीचे एक अजीब सी चीज पड़ी थी। वो एक काले रंग का रूमाल था, जिस पर खून के धब्बे थे। मुझे लगा कि ये वही रूमाल है जिसे राधिका ने उस रात इस्तेमाल किया होगा। संदूक के अंदर मिला काले रंग का रूमाल देखकर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। उस पर खून के धब्बे साफ नजर आ रहे थे। मैंने उसे धीरे से उठाया और ध्यान से देखा। खून के धब्बे ताजे नहीं थे, लेकिन वो इतने पुराने भी नहीं लग रहे थे कि उन्हें नजरअंदाज किया जा सके। मेरे मन में और भी सवाल उठने लगे। अगर यह रूमाल रामू काका का होता, तो ये संदूक में छिपाकर क्यों रखा गया था? और अगर ये राधिका के खून से सना था, तो इसका मतलब क्या हो सकता था? मैंने तुरंत उस रूमाल को अपनी जेब में डाल लिया और सोचा कि इसे पुलिस के पास ले जाऊंगा। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ये भी डर लग रहा था कि अगर पुलिस को पता चल गया कि मैं रामू काका के घर में घुसा था, तो कहीं मैं खुद मुसीबत में ना फंस जाऊं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि अभी कुछ और देख लेना चाहिए। मैं घर के बाकी हिस्सों में और सुराग ढूंढने लगा, लेकिन इसके अलावा कुछ खास हाथ नहीं लगा। कमरे में भी वही पुराना सामान बिखरा पड़ा था। संदूक में मिले रूमाल ने मुझे काफी परेशान कर दिया था। मैं पूरे दिन इसी सोच में डूबा रहा कि क्या मुझे इसे पुलिस के पास ले जाना चाहिए या नहीं। रामू काका पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे और गांव के लोग उन्हें दोषी मान चुके थे। अगर मैंने ये सुराग पुलिस को दिया, तो शायद सब कुछ बदल सकता था। लेकिन अगर पुलिस ने मुझ पर शक कर लिया, तो आखिर मैं उनके घर में क्यों गया था? और अगर इस रूमाल के बारे में किसी और को पता चला, तो गांव में मेरी हालत क्या होगी? इन्हीं सवालों के बीच मेरा दिमाग उलझता रहा। मैंने कई बार सोचा कि इसे छिपा दूं और किसी को कुछ न बताऊं, लेकिन फिर यह ख्याल भी आता कि अगर रामू काका निर्दोष हुए, तो क्या मैं उनके साथ सही कर रहा हूं? रात के वक्त जब सब सो रहे थे, मैं चुपके से अपने कमरे में बैठकर रूमाल को बार बार देखता रहा। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या करना है। इसी बीच गांव के लोग मेरे इधर उधर घूमने और रामू काका के घर के आसपास दिखाई देने की वजह से मुझ पर शक करने लगे थे। कुछ लोगों ने मुझे देखा था जब मैं रामू काका के घर गया था। अब वो मुझसे सवाल करने लगे थे कि मैं वहां क्या करने गया था। गांव में अफवाह फैलने लगी कि मैं शायद इस मामले में कुछ जानता हूं, जो मैं छिपा रहा हूं। कुछ लोगों ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया कि शायद मैं रामू काका के साथ मिला हुआ हूं और असली गुनहगार को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। गांव में एक अजीब सा माहौल बन गया था। हर कोई अब एक दूसरे पर शक कर रहा था। मैं सोच में पड़ गया कि अगर ये सब यूं ही चलता रहा, तो कहीं मैं खुद मुसीबत में ना फंस जाऊं।
अगले दिन मैंने फैसला किया कि मैं इस रूमाल का सच जानने के लिए कुछ और कोशिश करूंगा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस खून से सने रूमाल का असली मतलब क्या है। मैंने रूमाल को छिपाकर अपने घर में रखा और गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों से मिलने का फैसला किया। मैं जानना चाहता था कि क्या इस तरह के किसी सुराग का कोई और मतलब हो सकता है। जब मैं गांव के कुछ बुजुर्गों से मिला तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बातें बताईं जो मेरे होश उड़ा देने वाली थीं। एक बुजुर्ग ने कहा कि इस तरह के खून से सने रूमाल अक्सर झगड़े फसाद के बाद मिलते हैं, जब कोई किसी की जान लेने की कोशिश करता है। उन्होंने कहा कि ये रूमाल उस रात हुए हमले से जुड़ा हो सकता है। उनके हिसाब से अगर ये रूमाल रामू काका के घर में मिला है, तो इसका मतलब है कि रामू काका उस रात वहां जरूर मौजूद थे। बुजुर्गों की बातें सुनकर मेरे मन में और भी सवाल उठने लगे। अगर रामू काका उस रात वहां थे, तो क्या वाकई उन्होंने राधिका पर हमला किया था? और अगर किया था, तो वो रूमाल उनके घर के संदूक में कैसे पहुंचा? मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रामू काका को फंसाने की कोशिश की जा रही है। क्या कोई और शख्स है जो असली गुनहगार है और रामू काका को दोषी ठहराने की कोशिश कर रहा है? मुझे अब समझ में आने लगा था कि ये मामला जितना दिख रहा था, उससे कहीं ज्यादा पेचीदा था। लेकिन मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था और रूमाल को लेकर पुलिस के पास जाना अब भी एक बड़ा सवाल बना हुआ था। इन्हीं सवालों के बीच मैंने ये फैसला किया कि मुझे अब सच जानने के लिए और भी गहराई में जाना होगा। मुझे इस मामले को खुद सुलझाना था, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे दिमाग में अब बस एक ही बात घूम रही थी। क्या वाकई रामू काका ही राधिका पर हमला करने के गुनहगार थे, या फिर किसी और ने उन्हें फंसाने की साजिश रची थी? रूमाल ने मेरे अंदर शक और बढ़ा दिया था। मुझे लगने लगा था कि अगर मैंने कुछ नहीं किया, तो एक निर्दोष व्यक्ति को सजा हो सकती है। मैंने इस बात पर भी गौर किया कि गांव में लोग राधिका की बातों को सही मान रहे थे, क्योंकि वो एक पीड़िता थी। लेकिन क्या राधिका सच में जानती थी कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था, या वो बस शराब के नशे में दिखने वाले किसी शख्स के कारण रामू काका को दोषी ठहरा रही थी? मैंने अपने आप से सवाल किया कि अगर राधिका उस शख्स को साफ साफ नहीं देख पाई, तो वो रामू काका का नाम क्यों नहीं ले रही थी? इसका मतलब ये हो सकता है कि हमले के वक्त राधिका इतनी डरी हुई थी कि वो हमलावर को पहचानने में चूक गई हो। एक दिन गांव के एक और व्यक्ति, जिसका नाम शिवराम था, मुझसे मिलने आया। शिवराम ने मुझसे कहा कि उसे कुछ ऐसी बातें पता हैं जो इस मामले में नई रोशनी डाल सकती हैं। उसने बताया कि उस रात उसने राधिका के घर के पास किसी और को भी देखा था, लेकिन डर के मारे उसने पहले किसी से कुछ नहीं कहा। मैंने शिवराम से पूछा कि वो कौन था। उसने कहा कि उसने किसी आदमी को देखा था जो राधिका के घर के पिछवाड़े से निकल रहा था। वो आदमी अजीब तरीके से चल रहा था, जैसे उसे जल्दी हो। शिवराम ने बताया कि उसने उस आदमी का चेहरा नहीं देखा, लेकिन वो यकीन के साथ कह सकता था कि वो रामू काका नहीं थे, क्योंकि वो आदमी बहुत ही अलग दिख रहा था। शिवराम की बातों ने मेरे शक को और भी मजबूत कर दिया। अगर उस रात वहां कोई और था, तो इसका मतलब रामू काका को फंसाया जा रहा था। लेकिन वो शख्स कौन था? इस बीच गांव में रामू काका को लेकर गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। लोग अब सीधे सीधे मुझे भी संदेह की नजर से देखने लगे थे, क्योंकि मैं रामू काका के बारे में सवाल उठा रहा था। मुझे लगा कि अगर मैंने जल्द ही कुछ ठोस कदम नहीं उठाए, तो मैं खुद भी गांव के गुस्से का शिकार हो सकता हूं। गांव के लोग अब भी मानते थे कि रामू काका ने ही राधिका पर हमला किया था। पंचायत ने फैसला किया कि अगर पुलिस उन्हें छोड़ देती है, तो भी उन्हें गांव से बाहर रखा जाएगा। लोग चाहते थे कि रामू काका को कड़ी सजा मिले। इस माहौल में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। शिवराम की बातों ने मुझे कुछ उम्मीद जरूर दी थी, लेकिन मेरे पास अब भी कोई ठोस सबूत नहीं था। मैंने अब फैसला किया कि मुझे और गहराई से इस मामले की पड़ताल करनी होगी। मैं राधिका से मिलने का सोचने लगा, लेकिन उसे मिले मानसिक और शारीरिक घावों के कारण उससे मिलना आसान नहीं था। एक दिन मैंने सोचा कि राधिका के घर के
आसपास और जांच करनी चाहिए। शायद मुझे वहां कुछ और सुराग मिल सकें। उस रात जब अंधेरा हो गया और गांव के लोग अपने अपने घरों में चले गए, मैं चुपके से राधिका के घर के पीछे वाले हिस्से में गया, जहां शिवराम ने उस अजनबी आदमी को देखा था। मैंने वहां काफी देर तक देखा, लेकिन कुछ खास नजर नहीं आया। फिर अचानक मेरी नजर जमीन पर पड़े एक छोटे से सामान पर पड़ी। वो एक टूटी हुई कंगन का टुकड़ा था। उसे ध्यान से देखने लगा। वो कंगन का टुकड़ा रामू काका की बेटी के कंगन जैसा लग रहा था। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। क्या रामू काका की बेटी का इस मामले से कोई लेना देना था, या फिर यह महज एक संयोग था? अब मुझे समझ में आ रहा था कि इस मामले में और भी बहुत कुछ था जो अभी तक सामने नहीं आया था। टूटा हुआ कंगन और शिवराम की गवाही ने मेरे सामने नई दिशा खोल दी थी। मैं जानता था कि इस कंगन के बारे में अगर पुलिस को बताया गया तो मामले की पूरी दिशा बदल सकती है। लेकिन मेरे सामने अब एक और चुनौती थी। क्या मैं इस कंगन को पुलिस के सामने पेश करूं, या इसे खुद ही सुलझाने की कोशिश करूं? मुझे लगा कि अगर मैं कंगन को पुलिस के सामने लाऊंगा तो इससे रामू काका और उनकी बेटी के बारे में और सवाल खड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर मैंने ये बात छिपाई तो शायद कभी सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी। इस पूरे मामले ने मुझे पूरी तरह से उलझा दिया था। मैं जानता था कि अब मुझे सच का सामना करना ही होगा, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। कंगन के उस टूटे हुए टुकड़े को देखकर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मेरे अंदर डर और बेचैनी का सैलाब उमड़ रहा था। ये कंगन रामू काका की बेटी के जैसा लग रहा था, और अगर यह सही था तो इसका मतलब मामला बहुत ही पेचीदा हो सकता था। मैंने कंगन को छिपाकर जेब में डाल लिया और वापस घर आ गया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे थे। क्या रामू काका की बेटी इस मामले में शामिल हो सकती है? लेकिन क्यों? वो तो राधिका की अच्छी दोस्त थी। फिर इस खून से सने रूमाल और कंगन का क्या मतलब था? क्या रामू काका अपनी बेटी को बचाने के लिए ये सब कर रहे थे? मैंने अगली सुबह रामू काका की बेटी मीरा से बात करने का सोचा। जब मैं उसके घर पहुंचा तो वो बेहद अजीब लग रही थी। उसकी आंखों में अजीब सा डर था और वो मुझे देखकर थोड़ी घबराई हुई लगी। मैंने सीधे उससे पूछा, ये कंगन तुम्हारा है मीरा? मीरा की नजर जैसे ही कंगन पर पड़ी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कुछ पल तक कुछ नहीं कहा। फिर अचानक फूट फूट कर रोने लगी। उसके रोने में ऐसा दर्द था जिसे सुनकर मेरा दिल भी कांप उठा। कुछ देर बाद मीरा ने जो सच बताया, उसने मेरे होश उड़ा दिए। उसने बताया कि राधिका और उसका पड़ोसी रामलाल एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन रामलाल शराब पीने का आदी था और अक्सर हिंसक हो जाता था। राधिका ने कई बार रामलाल से दूरी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो उस पर हमेशा नजर रखता था। मीरा ने बताया कि उस रात राधिका और रामलाल के बीच झगड़ा हुआ था। रामलाल ने राधिका को धमकाया था कि अगर उसने उसे छोड़ा तो वो उसे मार डालेगा। मीरा ये सब देख रही थी, लेकिन वो इतनी डरी हुई थी कि उसने किसी से कुछ नहीं कहा। फिर उसने वो बताया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उस रात जब राधिका के घर में हमला हुआ, रामू काका ने मीरा को बचाने की कोशिश की थी। रामलाल ने राधिका पर हमला कर दिया था और उसे बुरी तरह घायल कर दिया था। जब रामू काका वहां पहुंचे तो बहुत देर हो चुकी थी। राधिका खून से लथपथ थी। रामू काका ने रामलाल को रोकने की कोशिश की, लेकिन रामलाल ने चाकू से उन्हें भी घायल कर दिया और भाग निकला। मीरा ने डर के मारे यह सब किसी को नहीं बताया था, क्योंकि उसे लगता था कि रामलाल उसे भी मार देगा। मैं पूरी तरह से सन्न रह गया था। अब मेरे पास पूरा सच था। राधिका को रामलाल ने मारा था और रामू काका निर्दोष थे। लेकिन पुलिस ने रामू काका को गिरफ्तार कर लिया था और रामलाल अब भी आजाद घूम रहा था। मैं तुरंत पुलिस के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा, मैंने सब कुछ बता दिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और रामलाल को गिरफ्तार कर लिया। उसके घर से खून से सना चाकू भी बरामद हुआ, जो इस मामले में सबसे बड़ा सबूत था। लेकिन इस मामले का सबसे भयानक पहलू अभी सामने आना बाकी था। रामलाल ने पुलिस के सामने अपनी हरकतों को कबूल किया। उसने बताया
कि राधिका ने उसकी इच्छाओं का विरोध किया था और इसी वजह से उसने उसे मार डाला। उसने ये भी कबूल किया कि उसने राधिका का बलात्कार किया था और जब उसने विरोध किया, तो उसने उसकी हत्या कर दी। रामू काका को फंसाने के लिए उसने उनके घर में खून से सना रूमाल रख दिया था, ताकि पुलिस का शक उन पर जाए। उसने ये सब इसलिए किया, ताकि किसी को उस पर शक न हो। मीरा और मैं जब ये सुन रहे थे, तो हमारा दिल टूट चुका था। रामलाल की सच्चाई इतनी खौफनाक थी कि सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। रामलाल को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस पूरी घटना ने गांव में ऐसी दहशत फैला दी थी कि अब किसी पर भरोसा करना मुश्किल हो गया था। रामू काका को रिहा कर दिया गया, लेकिन वो इतने टूट चुके थे कि गांव छोड़कर चले गए। मीरा अब भी उस रात की सच्चाई से उबरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। रामलाल की हवस और क्रूरता ने एक मासूम लड़की की जिंदगी खत्म कर दी थी, और मैं उस दिन के बाद कभी सामान्य नहीं रह पाया। गांव में अब भी वो खौफनाक रात लोगों के दिलों में बसी हुई थी, और हर कोई इस बात से कांपता था कि किसी का भी भरोसा कभी भी टूट सकता है। राधिका की चीखें, उस रात का खून और रामलाल की हवस, ये सब कुछ मेरे जहन में हमेशा के लिए दर्ज हो गया था।